वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था एंड आज मैं उसके आगे के टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मास एंड वेट के बारे में। तो मास एंड वेट के बारे में क्या पता है आपको? मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। मान लो अगर हम कोई एक बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर हम 5 ग्राम शुगर डाल देते हैं तो वो उसका मास हो गया, यानी कि 5 ग्राम शुगर जो हुआ वो मास हो गया। एंड वेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ग्रेविटी हम पे फोर्स लगाती है वो होता है वेट। हम जैसे अपना वेट करते हैं, हम कभी ये क्यों नहीं बोलते कि हमारा मास इतना है? हम बोलते हैं हमारा वेट 45 केजी है, हमारा वेट 47 केजी है। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारा मास 45 केजी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी हम पे फोर्स एक्सर्ट करती है वो होता है W=mg। मान लो कोई एक पर्सन है A और उसका वेट है 45 केजी, तो W=45 केजी =mg। अब g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 45 kg इक्वल्स टू m इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 45/10 इक्वल्स टू m, 4.5 किलोग्राम। तो हमारा वेट क्या होगा? 4.5 किलोग्राम हमारा मास होगा। 4.5 किलोग्राम हमारा मास होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मास इज कांस्टेंट, यानी कि जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे हम किसी भी प्लेस पे जाएं। लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है। वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हमारा वेट कुछ और है, अगर हम मून पे जाएंगे तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अलग होती है। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एंड वेट का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। जो इसकी यूनिट मीटर क्यूब है वो एक SI यूनिट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, यानी कि जैसे हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर हम शुगर डाल रहे हैं या फिर कुछ भी सॉल्ट डाल रहे हैं, तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है वो उस सॉल्ट का वॉल्यूम हो जाएगा। जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड को मेज़र करने के लिए हमने एक कॉमन यूनिट मान ली है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीटर। वो एक SI यूनिट नहीं है, लेकिन एक कॉमन यूनिट हमने मान ली है लिक्विड के मेज़रमेंट के लिए। अब डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो होता है डेंसिटी। या फिर डेंसिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि कोई भी सब्सटेंस कितने उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज है, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी हाई होगी। जैसे कि बात करते हैं हम वाटर एंड ऑयल की। अगर हम अपने हाथ को एक हाथ को हम अपने वाटर में डुबो दें और एक हाथ को ऑयल में डुबो दें, तो आपको कौन ज़्यादा भारी फील होगा? ऑब्वियसली आपको ऑयल वाला हाथ ज़्यादा भारी फील होगा, यानी कि ऑयल वाली हाथ की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है। बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर 3 स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 स्केल्स का यूज़ करते हैं हम लोग। एक तो होता है केल्विन स्केल, एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो अगर हम डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड केल्विन स्केल पे देखें तो 273.15 केल्विन होता है। और
वहीं अगर हम रूम टेम्परेचर देखें, रूम टेम्परेचर को अगर हम सेल्सियस स्केल पर देखें तो वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पे देखें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड केल्विन पे देखें तो 298 केल्विन होता है। और जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड केल्विन स्केल पे 310 केल्विन होता है। और वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखते हैं सेल्सियस स्केल पे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड केल्विन पे 373 केल्विन होता है। अगर हम बात करें कि जो सेल्सियस स्केल होता है इसमें तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि केल्विन छोटा स्केल है, और केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो केल्विन स्केल होता है वो सबसे छोटा स्केल होता है। अगर हम वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, डिग्री सेल्सियस में जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो केल्विन स्केल में पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन केल्विन स्केल में 0 केल्विन के नीचे वैल्यू नहीं होती। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। तो जहाँ पर हम मेज़रमेंट के बारे में बात करेंगे वहीं पे क्या होता है, एक टाइप की अनसर्टेनिटी आ जाती है। यानी कि जैसे भी अगर हम किसी लैब में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वहाँ पे हमें कोई सॉल्ट दिया जाता है और हमें बोलते हैं कि चलो अब इसकी रीडिंग करके बताओ, तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्ट की एक बार रीडिंग लेके हम ये नहीं बोल देते कि इसकी हम श्योर है इसकी रीडिंग इतनी आएगी। हम उसको 2 बार मेज़र करते हैं, हम उसको 3 बार मेज़र करते हैं, तब हम जाके कहीं बताते हैं कि इसकी रीडिंग इतनी है। यानी कि जैसे कि हमें एक सोडियम सॉल्ट दिया गया और हमें बोला गया अब इसकी रीडिंग निकालने के लिए, तो हम उसकी रीडिंग 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, 1.9, 1.8, 1.92 ऐसे करके कोई रीडिंग्स आ रही हैं। हमने उसका वेट किया तो उसकी रीडिंग इतनी आई है, 1.9, 1.8 एंड 1.92। ठीक है, तो अब हम क्या है, श्योर नहीं है हम किसी चीज़ को लेके कि ये रीडिंग बिल्कुल सही है, ये रीडिंग बिल्कुल सही है, ये रीडिंग बिल्कुल सही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी रीडिंग ज़्यादा सही है? तो उसके लिए हमें 2 टर्म को समझना पड़ेगा, एक तो है प्रेसिजन और एक है एक्यूरेसी। प्रिसिजन क्या होता है, रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। यानी कि जब हम कोई मेज़रमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम जो रीडिंग निकालते हैं वो आपस में एक दूसरे से कितनी ज़्यादा क्लोज है, वो होता है प्रिसिजन। और एक्यूरेसी क्या होती है, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है, अब हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं, हम रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 2-3 रीडिंग ले ली, फिर हम उनका मीन लेंगे, जो मीन होता है वही हमारा रिज़ल्ट होता है। तो देखेंगे जो रिज़ल्ट आया है वो जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज है, वो होता है एक्यूरेसी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 3 पर्सन है, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमें सोडियम सॉल्ट दिया गया लैब में जिसकी ट्रू वैल्यू है 2 ग्राम। ठीक है, तो जो पर्सन ए है उसने 2 रीडिंग ली, पहली रीडिंग आई 1.8, दूसरी रीडिंग आई 1.5। अब जो पर्सन बी है उसने रीडिंग ली, उसकी रीडिंग आई 1.9 एंड 1.8। पर्सन सी है उसने रीडिंग ली, उसकी रीडिंग आई 1.9 एंड 2.1। तो अब हम देखते हैं कि इनका क्या रिजल्ट रहता है, 1.8, 1.5। तो ये क्या है, ये एक दूसरे से प्रिसाइज नहीं है, ये एक दूसरे से क्लोज नहीं है। तो ना ही ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है, ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। पर्सन जो बी है उसकी रेटिंग आई 1.9, 1.8, यानी कि इसमें क्या है, 0.1 का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज तो है लेकिन क्या है, एक्यूरेट नहीं है। और जो पर्सन सी है इसकी जो रीडिंग आई है 1.9 एंड 2.1 है, तो ये प्रिसाइज भी है
और एक्यूरेट भी है। अब देखते हैं क्यों, क्योंकि जैसे 1.9 प्लस 2.1 दो रीडिंग है, इनका हम मीन लेंगे तो क्या आ रहा है, ये रीडिंग एक दूसरे के क्लोज तो है और इनका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है, मतलब ट्रू वैल्यू के बराबर है। तो ये क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ क्यों किया गया, तो साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करने के लिए एक ये मुख्य रीज़न है, मुख्य कारण यही है कि जो पहले साइंटिस्ट होते थे, जब वो देखते थे, उन्हें कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। जैसे केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एटम्स के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल है और हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें एटम को समझना पड़ेगा। जैसे एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका जो एटम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनका एटॉमिक मास क्या होता है, उनका एटॉमिक मास भी बहुत छोटा होता होगा। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एटॉमिक मास को निकालना पड़ेगा। तो जैसे एटम्स जो होते हैं, ठीक है, उनका मास कितना होता है, 0.000000006, मतलब ऐसे ऐसे होता है, इतना उनका मास होता है, इतने छोटे छोटे वो होते हैं, उनका इतना छोटा छोटा मास होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इतने बड़े नंबर से तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें फॉर्म में लिखते हैं। होता है 6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जो 6 है इसको हम बोलते हैं डिजिट टर्म, और जो 10⁻⁻8, यहाँ पर जो -8 है, यानी कि -8 को ना लेके 8 को लेते हैं। ठीक है, जो -8 है इसको हम बोलेंगे n। तो n जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम डेसिमल पॉइंट जो होता है, जब ये लेफ़्ट टू राइट आता है तो जो n होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट टू लेफ़्ट जाता है तो n क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो n है वो एक डिजिट टर्म है, और 10⁻n, n क्या है, एक एक्सपोनेंट है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट लाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तब उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और जब हम उसको राइट टू लेफ़्ट डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे एक नंबर है 6000000। ठीक है, तो हमें इसको लिखना है इस साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे 6.0 इंटू 10⁵। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट मानते हैं, फिर हम उसको 1 2 3 4 5, हम उसको 5 0 के बाद लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10⁵। और यहीं पे अगर हमें दिया जाए 0.00006, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6.0, 1 2 3 4 5। अब हम इसको भी 5 डिजिट्स के बाद प्लेस कर रहे हैं इस वाले डेसिमल पॉइंट को, तो हम इसको लिखेंगे 6.0 इंटू 10⁻⁻5। फ़र्क क्या हो रहा है, ये डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट डिस्प्लेस हो रहा है, और ये डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ़्ट डिस्प्लेस हो रहा है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ इज़ इंडिकेटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम जैसे बात करते हैं अनसर्टेनिटी की, तो वहाँ पर क्या होता है, हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करते हैं। जो भी हम रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग क्या होती है, एक दूसरे के क्लोज आती हैं। जैसे कि देखते, एक रीडिंग आई 1.9, एक रीडिंग आई 1.8, एक रीडिंग आई 1.7। तो हम क्या है, 1 के बारे में तो हम श्योर हैं, लेकिन जो बाद वाली डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली,
कभी ये 9 आ रही है, कभी ये 8 आ रही है, कभी ये 7 आ रही है, तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है। तो ये क्या है, ये अनसर्टेन है। द नंबर बिफोर डेसिमल इज सर्टेन, जो डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसके बारे में तो हम श्योर होते हैं कि हाँ 1.9, 1.8, 1.7, यानी कि 1 पॉइंट कुछ करके ही वो रीडिंग है, 1 है वहाँ पे, तो 1 के बारे में हम श्योर है। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है उसके बारे में हम श्योर नहीं है। द नंबर आफ्टर डेसिमल इज अनसर्टेन, जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। 0.032, अब इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी हैं, 3 और 2, तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.0052, तो इसमें नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 2, 1, 2, तो ये 2 क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। बात करते हैं नंबर 2 की, ज़ीरोस प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जो भी पहली नॉन जीरो डिजिट होगी उसके पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी कि 3, 2, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है, 3, इसके पहले ये ज़ीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये 5, 2, इसके पहले ये 5 हमारी है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके पहले हमारे 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। नंबर 3, ज़ीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट हैं 3 और 2, इनके बीच के 2 जीरो, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि ज़ीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, तो ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, इनके बीच में क्या आ रहे हैं, 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं। नंबर 4 क्या है, ज़ीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि कोई भी डिजिट है हमारी 3.20, 3.00, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, चाहे डिजिट के बाद ज़ीरो हो या फिर केवल डेसिमल पॉइंट के बाद ज़ीरो हो, वो ज़ीरो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। 3.20 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2, 3, इस ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो ज़ीरो आ रहा है इनको भी हम सिग्निफिकेंट ही बोलेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट हैं नंबर। नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि कोई नंबर है हमारे पास 3, तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, क्योंकि 3 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद हम इनफाइनाइट ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट की। अर्लियर वी हैव 2 सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, मतलब जब पहले हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम थे मेज़रमेंट लेने के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो उसको हम 2 यूनिट्स थी हमारे पास मेज़र करने के लिए, एक तो इंग्लिश और दूसरी मैट्रिक। लेकिन लेटर ऑन हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना लिया जाए। ठीक है, वो हमारा कॉमन सिस्टम, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है जिनको SI यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, एक तो लेंथ, अब इनको फंडामेंटल बोला क्यों गया है, फंडामेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी खुद की एग्जिस्टेंस है, ये किसी दूसरे से डिराइव नहीं की जाती। तो एक तो है लेंथ, ठीक है, लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। दूसरा मास, मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट होती है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो अभी हमने पहले पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या रूल्स होते हैं। इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड with no more significant figures as
इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2.5 इंटू 1.25 लिया गया, इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करने के पे क्या आया 3.125, ठीक है। तो इसको 3.1 क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि जिसके पास जो भी डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद देखते हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, 2.5 1.25, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट कितने नंबर है 1 2 3, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2, तो 2 ये 3 ये, कम कौन सा है ये वाला, तो हम यहाँ पे उतना ही लिखेंगे 3.1। अगर मान लो यहाँ पे होता 2.0 इंटू 1.0 तो हमारे पास क्या आता 2.00, यह आता हमारे पास। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिखते 2.0 ही लिखते, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर क्या है ये, और ये भी सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होते तब भी हम यही वाला करते, क्योंकि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला डिजिट होगी उसको ही हम रिजल्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। The result can't have more digits to the right of the decimal point than either of the original number. एग्जाम्पल लेते हैं 12.241 3.12, अब इसको हमने एडअप किया तो क्या आया 15.361, तो इसको हमने क्या लिखा है 15.36। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में जो रूल फॉलो किया था वही रूल यहाँ पर है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होने चाहिए वो किसी भी ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ओरिजिनल नंबर में जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ही नंबर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद होने चाहिए। जैसे कि पहले डिजिट को देखते हैं तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, 1 2 3, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो कम वाले को देखते हैं हम। डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 2 है तो यहाँ पर भी हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर को ही लिखेंगे, 3 नंबर्स को नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि कोई एक क्वांटिटी है उसको हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, मीटर टू सेंटीमीटर चेंज कर रहे हैं, इंच टू सेंटीमीटर चेंज कर रहे हैं, लीटर टू ml चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे यूनिट चेंज कर रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जा रहे हैं। तो उसके लिए जो मेथड हम फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमें 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 3 इंच कितना होगा 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इंटू 3 इंच, ठीक है। तो इंच से इंच को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.62 सेंटीमीटर हमारे पास बचेगा। यानी कि ये जो है 2.54 सेंटीमीटर और 1/1 इंच, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। एंड देखने के लिए धन्यवाद।